हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन डिटेल। चैप्टर की बिगिनिंग होती है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। बेसिकली जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है, इसमें हमको सबसे पहले ये समझना है कि किस तरीके से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इवॉल्व हुआ है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं जिसके माध्यम से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, और उन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने तक के जो लॉज होते हैं उन्हें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। लेट अस सपोज वी हैव रिएक्टेंट। हमारे पास क्या है? दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइड्रोजन लेता हूं और ऑक्सीजन लेता हूं। इन दोनों से मिलके क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं, विच इज अ प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना, तो यहां पर कुछ सर्टेन लॉज होंगे जो ये फॉलो करेगा। इन लॉज को क्या बोला जाता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन आवर 9th क्लास सिलेबस हमारे पास दो लॉज हैं। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकेंड लॉ इज अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। फिगर में आप देख पा रहे हैं दो साइंटिस्ट हैं, जोसेफ प्राउस्ट एंड एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर। इन दोनों ने ये लॉज दिए हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल रूल। ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखो लैंग्वेज की। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? मास क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी कि आप मास को न तो बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये लॉ किसने दिया है? एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर ने। एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर ने। आपको ये नेम भी याद रखने पड़ेंगे। एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन किया है। अब सिंपल भाषा में ये समझते हैं है क्या? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीछे बात करा है, लाइकवाइज आई हैव हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इन दोनों को मिलके वाटर बनता है, जिसको हम H2O एज अ केमिकल सिंबल यूज करते हैं। अगर हाइड्रोजन मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 ग्राम लिया है, फॉर एग्जाम्पल, और ऑक्सीजन मैंने 40 ग्राम लिया है, तो वाटर का जो मास होगा वो कितना होगा? तो यहां पर क्या लिखा है? मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाले को प्लस करो, 5 और 40 को प्लस करो, दैट इज 45 ग्राम। ये इक्वल होगा राइट साइड वाले के पास, यानी कि वाटर का जो मास होगा दैट इज 45 ग्राम। इट स्टेट्स दैट मास ऑफ जो प्रोडक्ट है, ये है ना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज दिस साइड, इसको हम प्रोडक्ट कह रहे हैं, मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट बोल रहे हैं। तो मास ऑफ प्रोडक्ट एंड मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होने चाहिए। मास तभी हम नहीं बना सकते, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर एक एग्जाम्पल भी बताया गया है। अगर हम कार्बन एटम इन अ कोल बिकम्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बर्न। सिंपल सी बात है, कार्बन है, कोयले के अंदर कार्बन होता है,
उसको हम बर्न करेंगे तो बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए फॉर द कंबशन, और ये मिलके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, CO2। तो यहां पर हो क्या रहा है, कार्बन जो एटम है वो सॉलिड स्ट्रक्चर से गैस स्ट्रक्चर में चेंज तो हो रहा है। कार्बन किस फॉर्म में, कोयला किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। वो सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बट उसका मास चेंज नहीं हुआ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कार्बन जो है, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, अगर मैंने इसको 2 ग्राम लिया है, ऑक्सीजन को 5 ग्राम लिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा डेट विल बी 2 ग्राम प्लस 5 ग्राम इज इक्वल टू 7 ग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट साइड वाले जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनका जो मास है इज इक्वल टू राइट साइड वाले जो प्रोडक्ट है इसके बराबर होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ 4 ग्राम 4.0 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद, अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जब भी आपके पास न्यूमेरिकल थ्योरी आती है एक तरीके से, दिस इज अ न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, पहले हम लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका जो मास दे रखा है दैट इज 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मैंने लिख दिया, 4.0 ग्राम लिखो, 4 ग्राम लिखो, इट इज सेम। इट रिएक्ट्स विथ, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ग्राम है, ओके। नाउ इट रिजल्ट्स इन, रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, ये एरो, इन द फॉर्मेशन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है 2.5 ग्राम, एंड क्या देता है हमें, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड जो कि है 11.5 ग्राम। हमें शो करना है दैट दीज रिजल्ट, जो ये रिजल्ट है वो वेरीफाई कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो अगर हमें इसको शो करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टू शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या ये जितना भी हमको केमिकल रिएक्शन हमको दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है या नहीं। इसको कैसे चेक करेंगे, हमको ये पता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो कंबाइन होते हैं लेफ्ट साइड में, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होना चाहिए जो राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाले को ऐड करो, 4 ग्राम है 10 ग्राम है, राइट साइड वाले को ऐड करो 2.5 ग्राम है 11.5 ग्राम है। तो लेफ्ट साइड वाला 14 ग्राम हो जाएगा, राइट साइड वाला भी 14 ग्राम हो जाएगा। तो इट मीन्स टू से दैट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रहे हैं। हेंस दिस केमिकल रिएक्शन, जो ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है, वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया है। इसका मतलब है क्या, मास ना तो बना है ना डिस्ट्रॉय हुआ है इन अ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको ये पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय एंटोनी लॉरेंट लवॉइजर, ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमें इसे करना चाहिए। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ जो है, मास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, मास ना तो बन रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। लेट मी राइट इट हेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, यानी कि ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज डिफाइंड एज अ लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। आई होप आपको ये पहला लॉ समझ में आया होगा। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। अब यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर पीपीटी में जो ये साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है लवॉइजर, दिस इज नॉट लवॉइजर ने ऊपर वाला दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो दिया है ये दिया है प्राउस्ट ने, जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ठीक है। इन्होंने क्या एनालाइज किया, जो केमिकल कंपोजिशन है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड के,
इन्होंने क्या बोला, जो प्रपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट रहेगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बात करी है वाटर की। वाटर है क्या, H2O। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं वाटर में, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर बन रहा है। अब यहां पर जो ये एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होते हैं इन अ डिफाइनाइट फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता क्या है, प्रपोर्शन इज एसोसिएटेड विद रेशियो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होंगे ये डिफाइनाइट रेशियो में, डिफाइनाइट प्रपोर्शन में ऐड होंगे ताकि वाटर बन सके। और जो वो रेशियो है वो है 1:8। हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन जो होगा वो 8 ग्राम मिक्स होगा ताकि हमको वाटर मिल सके। सो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं कंपाउंड बनने के लिए वो सेम प्रपोर्शन होना चाहिए, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रपोर्शन होना चाहिए। जैसे वाटर के एग्जांपल में मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो हमेशा 1:8 के फॉर्म में रहेगा। अब चाहे आप पानी ग्लेशियर का ले लो, चाहे आप जो वाटर है वो अपने टैप वाटर का ले लो, तो बेसिकली उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, जो मास का रेशियो अगर आप लोगे तो हमेशा 1:8 ही निकलेगा। इसीलिए इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं। प्राउस्ट ने क्या बोला है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं डिफाइनाइट प्रपोर्शन बाय मास, यानी कि फिक्स्ड प्रपोर्शन यानी कि फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाई 2 डिफरेंट मेथड्स। भाई 2 मेथड है, एक मेथड को मैं केस नंबर 1 से डिनोट करूंगा, दूसरे मेथड को मैं केस नंबर 2 से डिनोट करूंगा। पहले केस में 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अब सिंपल सी बात समझो आप, कॉपर में जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी हमको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। एग्री करते हो इस बात से? कॉपर में जब ऑक्सीजन ऐड होगा तभी हमको कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, सिंपल। पहला केस में क्या बोल रहा है, यदि आप 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल क्या है यहाँ पे, कॉपर है, तो 1.75 ग्राम इज गिवन द मास ऑफ कॉपर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.75 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम हमको ऑक्साइड मिल रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है, दैट इज 2.19 ग्राम। अब ध्यान से देखो, मैं मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर रिलेशन से। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। बताओ ये क्यों लिखा मैंने? सिंपल सी बात है, ये टर्म हमको दे रखा है, ये टर्म हमको दे रखा है। अगर हमें ये टर्म निकालना होगा तो हम इसके मास से इसके मास को माइनस करेंगे, सिंपल। दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सिंपलेस्ट अप्रोच जो हम यूज कर सकते हैं। अब देखो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना निकलेगा, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड है 2.19, मास ऑफ कॉपर जो दे रखा है 1.75। सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.44 ग्राम। अब हम यहाँ पर हमको ये शो करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, रेशियो लेना है ना, मास ऑफ कॉपर का रेशियो विद मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर कितना है 1.75, प्रोपोर्शन जो रेशियो है वो लेंगे हम 0.44 के साथ, क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन 0.44 है। इन दोनों को यदि हम डिवाइड कर दें यू विल गेट 3.98:1, यानी कि क्लोज एनफ टू 4:1। तो ये केस नंबर 1 से निकला है। ऐसे ही हम केस नंबर 2 से निकालेंगे। जो केस नंबर 2 का अप्रोचमेंट क्या दे रखा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इन सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल, यानी कि मास ऑफ कॉपर दे रखा है 1.14 ग्राम, 1.14 ग्राम। इट गिव्स
1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, यानी कि मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है 1.43 ग्राम। तो हम मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर निकाला। कैसे निकालना है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड माइनस मास ऑफ कॉपर। सो यू विल गेट व्हाट 1.43 माइनस 1.14 दैट इज इक्वल टू 0.29 ग्राम। अब हम इसको प्रपोर्शन चेक करना है मास ऑफ कॉपर का विद मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कॉपर कितना है 1.14, रेशियो 0.29। तो जब आप इसको एज अ डिवाइड करोगे यू विल गेट 3.93 रेशियो 1, 4 रेशियो 1 के अप्रॉक्स आ ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम देख सकते हैं इट फॉलोज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा, जो कि हमको यहाँ पे वेरीफाई भी करना था। शो दैट गिवन डेटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ अब यहाँ पर बात आती है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि और डिटेल में किसने बताया है, जॉन डेल्टन ने। ठीक है, डेल्टन जो थे पुअर फैमिली में पैदा हुए थे, वीवर फैमिली जो बुनाई का काम करते हैं इंग्लैंड में। ही बिगेन हिज करियर एज अ टीचर। 12 साल की उम्र में इन्होंने टीचर का करियर स्टार्ट किया था एंड 7 ईयर लेटर्स वो स्कूल प्रिंसिपल बने थे। सो दिस इज जस्ट अ डेटा जो जॉन डेल्टन के बारे में। बेसिकली जो जॉन डेल्टन है, इन्होंने अपनी एटम की एक थ्योरी दी है जिसे हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में एटम के बारे में बताया गया है। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, जो भी चीजें इन्होंने एक्सप्लेन करी है उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि मेन पोस्टुलेट्स यहाँ पे बताए गए। इन्होंने एक्सप्लेन किया है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आता है उसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आता है उसमें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आता है। इन्होंने दोनों चीज एक्सप्लेन की है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो मेन पोस्टुलेट्स थे, सबसे पहला पोस्टुलेट, जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं, और यही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन। सेकंड, एटम्स इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको ना आप बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वही चीज को फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एटम्स जो गिवन एलिमेंट का है वो आइडेंटिकल होगा मास। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम होगा मास। अगर आप हाइड्रोजन, एक ही एलिमेंट लेते हो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहीं से भी उठा के ले लो आप, उनका मास सेम होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और यदि आप डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हो, उनके डिफरेंट मास होंगे, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं इन अ रेशियो स्मॉल होल नंबर से, ताकि वो कंपाउंड बन सके, जो कि हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी देखा है। स्मॉल स्मॉल नंबर में ये कंपाउंड बना देते हैं, एलिमेंट्स मिक्स होकर। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। सेम वही अप्रोच है, जो रिलेटिव नंबर्स हैं और काइंड ऑफ एटम्स है वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनके कुछ मेरिट्स हैं, जैसे पहला मेरिट क्या है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हमको अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन कर पाया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि यहाँ पे बता रहा है विच कैन नाउदर बी क्रिएटेड विच कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। और सेकंड ये हमको ये बताता है, सेकंड जो लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि यहाँ पे बता रहा है। डेल्टन पहला साइंटिस्ट था टू रिकॉग्नाइज द वर्केबल डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एटम एंड दैट ऑफ अ कंपाउंड। तो इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया था बिटवीन एन एटम और अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल।
ये मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स का मतलब होता है क्या, मतलब इनमें कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो इनकी जो ये स्टेटमेंट है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, इसके मतलब छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, ये आगे जाके गलत साबित हुआ है। क्योंकि एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जो इन्होंने ये पॉस्टुलेट में बताया था। तो ये यहाँ पर इनकी एक कमी थी। एटम्स यदि आप सेम एलिमेंट का लेते हो, हैव स्लाइटली डिफरेंट मास। इन्होंने यहाँ ऊपर में क्या बोला, एटम्स यदि आप सेम एलिमेंट का लेते हो, उनका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। हालांकि आगे जाके जब आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे तो कुछ एटम्स आप ऐसे देखोगे जिनका सेम एलिमेंट लोगे बट उनका मास अलग अलग हो सकता है, जिसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। सेकेंडली इन्होंने क्या बोला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यदि लोगे तो उनके डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ये भी आगे जाके गलत हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम मास होता है, जिसको हम आइसोबार्स बोलते हैं। और ये चीज़ें आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4th में, डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जिस रेशियो में ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, इंटीग्रल भी हो सकते हैं। इंटीग्रल का मतलब इंटीजर हो सकते हैं, बट मे नॉट बी सिंपल। जैसे यहाँ पे बताया गया था कि बहुत सिंपल होल नंबर हो सकते हैं, बट ये इंटीग्रल और फिक्स्ड वैल्यू भी हो सकते हैं। दीज आर द डीमेरिट्स। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टू नो कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पोस्टुलेट्स क्या थे, क्या उसके मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, डीमेरिट्स थे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो जो डेल्टन है, उन्होंने एटम की जो डेफिनेशन दी है वो नो लॉन्गर वैलिड है। इन्होंने क्या बोला था, एटम्स जो है इंडिविजिबल पार्टिकल है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। हालांकि एटम्स के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट आई एम गोइंग टू स्टेट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज बच्चे ये कहते हैं कि अगर गलत हो गया तो हमको क्यों सिखाया जा रहा है, बिकॉज साइंस इज ऑल अबाउट द इवॉल्वमेंट। कितना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है कोई चीज, शुरुआत फेलियर से हुई है, धीरे धीरे आगे जाके रिसर्च कंटिन्यू होती रहती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट एटम। साइज ऑफ एटम को जानने से पहले हम सबसे पहले एटम को डिस्कस करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज एटम। तो एटम क्या है, एटम्स आर द सिंपलेस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैं बोल दूं एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट वो टेक पार्ट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम जो है वो उसमें हिस्सेदारी यानी कि पार्टिसिपेट पक्का करेगा। तो एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, जो जिनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ये पार्टिसिपेट करते हैं ना केमिकल रिएक्शन। इसलिए इन एटम्स को क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यानी कि मैटर किससे मिलके बना है, एटम से मिलके। अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता क्या है। अब देखो, जैसे आप इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अकेले में ये रहना। कुछ एटम्स जो हैं, जैसे एटम्स अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, ये कैपेबल नहीं है, आर नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये अकेले नहीं रह सकते। अभी आगे देखेंगे जिसमें हम एटॉमिसिटी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को आप हमेशा H के नीचे 2 लगा के बात करते हो, ऑक्सीजन आप O के नीचे 2 लगा के बात करते हो, नाइट्रोजन में N के नीचे 2 लगा के बात करते हो।
तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहना जरूरी है, 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े रहना जरूरी है, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े रहना जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का ये कैपेबल ही नहीं है। इनको हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे एटॉमिसिटी के बारे में बात करेंगे। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट हीलियम, नियॉन, तो ये क्या है, ये कैपेबल हैं ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अकेले रहने की क्षमता रखते हैं। इन्हें भी हम आगे डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिसिटी। तो हीलियम अकेला रह सकता है, नियॉन अकेला रह सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइज ऑफ एन एटम। अगर हम सबसे पहले जो हमने ऊपर स्टेटमेंट पढ़ा, एटम्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है, उसको हम एटम्स कहते हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर। अगर आप सबसे छोटी चीज यानी कि आप एक चींटी को भी लेते हो, एक आंट को भी लेते हो, उससे भी कितने छोटे जो होंगे वो एटम्स होंगे। जो एटम्स है अगर आप उसका साइज को बताओ, इफ अगर हम मॉडल के थ्रू समझे कि एटम हमारा स्फेरिकल शेप है, फॉर एग्जांपल एक स्फेरिकल शेप है, ये इसका रेडियस है, तो जो एटम का रेडियस होगा दैट इज रेफर टू एज द टर्म एटॉमिक रेडियस। इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस जो होगा इसको आप मेजर करते हो इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर्स। नैनोमीटर्स का मतलब क्या हुआ, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। मतलब 1 मीटर जो होगा, लेट मी इंसर्ट अ पेज, अगर मैं 1 मीटर के बारे में बात करूं 10⁻⁹ नैनोमीटर, मतलब 1 मीटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नैनोमीटर होगा। तो अगर मैं उसको रिवर्स करके लिखूं 1 नैनोमीटर में 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर, यानी कि इतना छोटा मीटर का 1 मीटर का इतना बड़ा जो स्केल है उससे डिवाइड करोगे तो सोचो कितनी छोटी क्वांटिटी है नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, याद रखना है। अगर आप उल्टा करके लिखो तो 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो एटम का जो रेडियस है वो आप नैनोमीटर में मेजर करते हो। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, ये स्मॉलेस्ट एटम है, इट इज द स्मॉलेस्ट एटम। हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा भी है, पहला स्टेटमेंट एटम ऑफ हाइड्रोजन जो कि है स्मॉलेस्ट एटम है, और इसका जो रेडियस होता है, रेडियस दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि आप इसको कह सकते हो 0.1 नैनोमीटर होता है, 0.1 नैनोमीटर। अब 0.1 नैनोमीटर कैसे लिखा मैंने, ये क्वेश्चन आता है। तो अभी क्या बताया मैंने आपको, 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर। तो 10⁻⁻10 मीटर में कितना होगा, 10⁻⁻10 को 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करो, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n कितना हुआ, a की पावर m प्लस n, तो 10⁻⁻10 + 9, तो 10⁻⁻1 हुआ। 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ, 1/10, यानी कि 0.1 नैनोमीटर। दिस इज द पर्टिकुलर रिलेशन जो आपको याद रखना है फॉर द सेक ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चन। ये MCQ टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एंड दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से हमें इसको इवॉल्व करना है, हाउ वी नीड टू जज दिस पर्टिकुलर थिंग, कि साइज ऑफ एटम जो होगा बहुत ज्यादा छोटा होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब ध्यान से समझिएगा, जॉन डेल्टन जो थे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सिंबल्स को यूज किया स्पेसिफिक केस में। अब हर जगह तो आप हाइड्रोजन नहीं लिखोगे, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कॉपर, ये वर्ड्स जो है नहीं लिखोगे।
बेटर है कि हम सिंबल्स का यूज़ करें। सिंबल्स क्या है इन केमिस्ट्री? जब भी आप सिंबल्स के बारे में बात करते हो, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। आप किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जे ब्रिजलस। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि सिंबल्स ऑफ एलिमेंट मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट, यानी कि इन्होंने शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बनाए। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन देखो, जॉन डेल्टन जो थे उनके अकॉर्डिंग ये सिंबल थे। हाइड्रोजन को बनाना होगा तो इस तरीके से, कार्बन को बनाना होगा इस तरीके से, ऑक्सीजन को इस तरीके से। सो दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। आप इसको रिमेंबर नहीं कर पाओगे, दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। इसलिए जे ब्रिजलस ने क्या बोला, सिंपल सी बात यह है कि जो जैसे हाइड्रोजन से शुरुआत हो रही है तो उसको हम एच नाम दे दो। कार्बन से शुरुआत मतलब जो उसका कैपिटल लेटर है सी से बोल दो, पहले 2 लेटर से दे दो अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो बिगिनिंग में नेम्स ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो नेम ऑफ प्लेस पे डिटरमाइन हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल कोई लैटिन, जर्मन, ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से हुआ। आई होप आपको मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जॉन डेल्टन की ये जो सिंबल्स थे ये कंफ्यूजिंग थे, हर कोई इसको इतने आसानी से याद नहीं कर सकता था। तो जे ब्रिजलस ने बोला जो उनकी स्पेलिंग है उसके हिसाब से रख दो उनके सिंबल के नाम। जैसा हाइड्रोजन का एच रख दो, कार्बन का सी रख दो, ऑक्सीजन का ओ रख दो, फॉस्फोरस का पी रख दो, सल्फर का एस रख दो। लेटर हुआ क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर हुआ। IUPAC इसकी फुल फॉर्म याद रखना इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेम ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड, सिंबल्स, यूनिट्स सब जस्टिफाई कर रखी कि आप यही यूज करोगे। IUPAC ने जो सिंबल बता दिए वही सिंबल आप यूज करते हो। जैसे अगर कोई भी आप एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस में यूज करोगे, सेकंड लेटर लोअर केस में यूज करोगे। अपर केस का मतलब क्या हुआ, कैपिटल लेटर में यूज करोगे, और सेकंड लेटर जो होगा वो आप जो होगा लोएस्ट लेटर यानी कि स्मॉल लेटर में लोएस्ट केस में यूज करोगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, हाइड्रोजन है उसको H बोल दिया, कोबाल्ट है, अब C क्या था, कार्बन, अब C के बाद O है, C कैपिटल O छोटा, तो ये क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। एल्यूमिनियम Al, पहला वाला अपर केस, सेकंड वाला थोड़ा लोअर केस है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी जो चीज मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो कि उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस के वजह से लिए गए। अब यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर पेज लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको शो करूँगा कि कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे लैटिन नेम हो गया, ग्रीक नेम हो गया, या जर्मन नेम हो गया, एक्सेट्रा, इनके नाम के हिसाब से उनके वो बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आयरन की, तो जो आयरन है उसका सिंबल है Fe, और ये किससे लिया गया है, फ्रॉम फेरम, फेरम जो कि एक लैटिन नेम है। ये आपको याद रखना है। These symbols are very very crucial. गोल्ड है, गोल्ड को आप AU बोलते हो, और ये कहाँ से आया है, ऑरम से, ऑरम जो कि अगेन एक लैटिन नेम है। तो गोल्ड का सिंबल आप GO नहीं लिख सकते, इट इज ऑरम, और ये किसने बोला है, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पोटेशियम है, पोटेशियम का P नहीं लिख सकते क्योंकि P फॉस्फोरस का होता है, इसको आप K से डिनोट करोगे क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है डेट इज कैलियम, लैटिन नेम इज कैलियम। क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन, इसका Cl है, CH नहीं है, इसका Cl है,
क्यों है? बिकॉज इट इज फ्रॉम क्लोरोज। क्लोरोज एक ग्रीक नेम है। कोबाल्ट, CO फ्रॉम कोबोल्ड, KOBOLD, कोबोल्ड, तो ये एक जर्मन नेम है। सोडियम, सोडियम है Na फ्रॉम नेट्रियम, ये भी क्या है? एक लैटिन नेम है, नेट्रियम, तो Na। ऐसे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी, इट इज Hg, क्यों? हाइड्रागैरम। सो दीज आर द सिंबल्स विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 20 तक आपको याद होने चाहिए फ्रॉम द पीरियडिक टेबल। ठीक है, पीरियडिक टेबल हम आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम आपको उसका पूरा बेस बताएंगे, बट इसमें आपको यहाँ से फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एलिमेंट का जो सिंबल है वो याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम है, हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरोन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, O का ऑक्सीजन है, फ्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम अभी मैंने बताया, सोडियम मतलब नेट्रियम Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम का कैलियम अभी बताया, और कैल्शियम। तो ये सिंबल आपको 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? सिंपली द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं बाय द टर्म ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। बट अब हम इसको IUPAC के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, जिसको हम सिंपल U बनाते हैं, जिसको हम यूनिफाइड मास बोलते हैं। पहले हम AMU में यूज करते थे, अब हम U में यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने पहले कैसे इसका मास को डिटरमाइन करते थे? वो लेते थे 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है उसको ये यूज किया करते थे, उसका 1/16 मास। क्यों यूज करते थे? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादातर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मिक्स होके कंपाउंड बना देता था, और यहां पर जितने भी AMU जो फॉर्म होते थे वो एज अ होल नंबर यूज किए जाते थे। बट 1961 में C12 आइसोटोप यानी कि कार्बन जो है वो चूज किया गया फॉर द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस यूनिवर्सली। इसको हम यूनिवर्सली यूज करने लग गए बाय IUPAC ने ये डिक्टेट किया। इन्होंने क्या बोला? ऑक्सीजन हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे कार्बन। और 1 AMU ऑक्सीजन के हिसाब से क्या था? 1/16 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। यहां पर हम क्या यूज करेंगे? कार्बन यूज करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन है, जैसे कार्बन है, उसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो हाइड्रोजन का कितना होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ जो कार्बन का होगा, तो इससे कैंसिल होगा तो 1 हो गया। ऐसे नाइट्रोजन जो है वो 14 है, ऑक्सीजन 16 है, 23 है, Mg, S32 है। तो सिंपली आप यहाँ पर एक पैटर्न नोटिस करोगे, यूजुअली जो आपने टेबल ऊपर याद रखी है, ये क्या थे? एटॉमिक नंबर थे। लगभग एटॉमिक मास जो है इज नियरली इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, नियरली इक्वल। देखो हाइड्रोजन के केस में तो 1 ही रहेगा। अब जैसे हमने नीचे बात करी है कार्बन का जो वो होता है एटॉमिक नंबर, और ये है एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक मास क्या है? लगभग दुगना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन 6th नंबर पे है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है? उसका 12 है। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है, तो इसका यहाँ पे दुगना आपने यूज किया है। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? 8 का दुगना 16 हो गया। सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, ध्यान से देखो 11,
तो ये यहाँ पे 23 यूज किया गया, लगभग ट्वाइस है, 11 का दुगना 22, तो 22 पॉइंट कुछ होता होगा तो उसको हम सिंपल 23 बोल देंगे। मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, तो 12 का दुगना कितना हो गया 24। ऐसे यहाँ पे सल्फर दे रखा है, सल्फर कितने पे आता है 16 पे, सल्फर देखो आप 16 पे आ रखा है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर 16 का डबल यानी कि 32। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एटॉमिक मास किस तरीके से हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब एटम्स किस तरीके से एग्जिस्ट हो रहा है, तो हमने ये बोला एटम्स जो है कुछ एलिमेंट के नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो अकेले नहीं रह सकते, जो हमने ऊपर बात करी थी। एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखे। यानी कि आप क्या करो, एक एटम दूसरे एटम के साथ मिक्स करो तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल बन गया जो केमिकली कंबाइन। और जो ये मॉलिक्यूल है इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, तो दो एटम को मिलके क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ध्यान से समझना, लेट मी टेक अनदर पेज सो दैट इट वुड बी इजियर टू एनोटेट द थिंग विच आई वांट टू डिस्कस। मूव अपवर्ड। अब ध्यान से देखो, आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ लिया, तो मॉलिक्यूल्स के हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड सेकंड इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स इसको हम होमो एटॉमिक भी बोलते हैं, होमो एटॉमिक, नाम याद रखना होमो एटॉमिक। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स को हम हेट्रो एटॉमिक भी बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक। यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जो है, मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट जो है इसमें क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम्स यूज करोगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हो, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिला तो ये O2 हुआ। तो ऑक्सीजन में क्या हुआ, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ध्यान से समझना, O क्या है, एटम है ऑफ एन एलिमेंट, और एलिमेंट का नाम क्या है, ऑक्सीजन। बट जब मैंने दो को मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। दो से ज्यादा भी मिला दूं तो भी ये मॉलिक्यूल ही कहलाएगा, क्योंकि मैं यहां पर सेम टाइप ऑफ एटम्स को यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको होमो एटॉमिक बोलेंगे। अगर मैं यहां पर ध्यान से समझिएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करता हूं, तो यहां पे मैं अलग अलग एलिमेंट को यूज करूंगा। तो यानी कि मैं यहां पे डिफरेंट जो होगा एलिमेंट्स को यूज करूंगा ताकि वो ज्वाइन कर सके इन डिफाइनाइट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं वाटर की, तो वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या देखने के लिए मिला था, जो हमने H2O देखा था, इसका रेशियो बाय मास देखो आप, रेशियो बाय मास। अब आप यहां पर 1:8 जो मैंने शुरुआत में बताया था वो भी निकालना सीख जाओगे। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कितना था ऊपर, कितना सीखा आपने, ऑक्सीजन का कितना है, इट इज 16, तो 16 लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो गया। तो इन दोनों का रेशियो लेना है 2:16, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो 1:8। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट को डिटेल में समझते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स यूज होते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, तो ये सिंगल रह सकते हैं, और जो डबल में रहते हैं उनको हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, एटॉमिसिटी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिसिटी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था,
इन द प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं, एटॉमिसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे बताया, ये ऑक्सीजन 2 दिख रहे हैं मेरे को, लेट मी चेंज द कलर। मेरे को यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 दिख रहे हैं, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। इसमें मेरे को ऑक्सीजन 3 दिख रहे हैं, O3। O3 का मतलब होता है ओजोन। इसमें 3 दिख रहे हैं, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां पर मेरे को 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, देखो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। अब 2 मिल रहे हैं तो उसे डायटॉमिक बोलेंगे, 3 मिल रहे हैं तो ट्राई एटॉमिक। तो पूछा जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल, तो आप ओजोन बताओगे यानी कि O3। डायटॉमिक पूछा है तो आप ऑक्सीजन का बता सकते हो, जो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2। लेट मी O2। अब यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैंने ये लिया है, जैसे आर्गन है, इसको आप AR बोल रहे हो, तो सिंगल 1 है तो मोनो एटॉमिक। सिंपल इसकी एटॉमिसिटी, कितने एलिमेंट कितने एटम है इसमें, एक ही है। हीलियम एक ही है, ऑक्सीजन 2 है इसलिए डायटॉमिक, हाइड्रोजन 2 है डायटॉमिक, नाइट्रोजन 2 है डायटॉमिक, क्लोरीन 2 है डायटॉमिक, फॉस्फोरस 4 होता है टेट्रा एटॉमिक। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में पूछा जाएगा या 1 वर्ड में भी पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा है जो टेट्रा एटॉमिक होता है। सल्फर पॉली एटॉमिक, सल्फर में बहुत ज़्यादा होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पॉली एटॉमिक में काउंट होगा। अब कुछ मोनो एटॉमिक मेटल के बारे में, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। आयरन को Fe फेरम से, ऊपर मैंने आपको बताया लैटिन नेम यूज किया जा सकता है। तो आई होप आपको एटॉमिसिटी समझ में आया कि एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स जिससे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, अब मैंने अभी ऊपर क्या बताया आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में हेटेरोएटॉमिक होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में मिक्स होते हैं केमिकली। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जो है 1:8 है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ आपको रेशियो किस तरीके से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने वाटर बोला, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन एलिमेंट तो 1 होता है, अभी हमने ऊपर देखा, बल्कि हमारे पास यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो H2 एलिमेंट लेंगे हम। 2 हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे H2, तो हम 1 × 2 कर देंगे तो 2 हो गया। ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो लगभग दुगना होता है। मैंने बताया था आपको ऊपर, जो एटॉमिक मास होता है इट इज नियरली ट्वाइस द एटॉमिक नंबर। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 का दुगना क्या होता है 16। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, रेशियो लेंगे, 2:16, यानी कि 2/16, कट करो 1/8, दैट इज 1:8। तो यहां पर जो रेशियो बाई मास निकला दैट इज 1:8। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अमोनिया का। अमोनिया, ये आपको याद रखना है, अमोनिया होता क्या है, NH3, यानी कि इसमें N का मतलब हुआ नाइट्रोजन मिक्स हो रहा है एंड हाइड्रोजन मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसकी एटॉमिसिटी बता सकते हो आप? एटॉमिसिटी इसकी 4 है, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो एटॉमिसिटी इसकी 4 है। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास के बारे में बात करो, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है तो एटॉमिक मास 14 होगा। हाइड्रोजन सिंगल वाले का 1 होता है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रेशियो निकल रहा है 14:3 निकल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। कार्बन डाइऑक्साइड है नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है डेट इज 6, तो एटॉमिक मास 12 होगा, नियरली डबल होता है, ये आपको प्रैक्टिस करके भी समझ में आ जाएगा। जो ऑक्सीजन होगा इसका जो एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है,
बट यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है ऑक्सीजन के, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 32। अब इनका रेशियो लो, 12:32, यानी कि 12/32 किससे कटता है, 4 से कटता है, 4 3 जा 4 8 जा, तो 3:8 इज द रेशियो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर कार्बन 3 ग्राम यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन 8 ग्राम हो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, जो चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसका सिंबल होता है H2S। अब हाइड्रोजन है, सल्फर है, इससे मिलकर ही हाइड्रोजन सल्फाइड बना। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 होता है, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट दिख रहे हैं हमको, तो 1 × 2 दैट इज 2। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, दैट इज 32। तो 2:32 यानी कि 2/32 यानी कि 1:16 इज द रिक्वायर्ड रेशियो बाय मास। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आयंस। आयंस क्या होते हैं, बेसिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स या चार्ज्ड स्पीसीज को आयंस बोलते हैं। चार्ज्ड स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं, आर कॉल्ड आयंस। अब जो कंपाउंड है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बने हुए हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्पीसीज होंगी जो कि चार्ज्ड होंगी, उन्हीं चार्ज्ड स्पीसीज को आयंस कहते हैं। अब आयन पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसको हम एनायन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैटायन बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज लेगा तो उसे हम कैटायन बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज लेगा तो उसे हम एनायन बोलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सोडियम क्लोराइड है, तो दो चीजों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम प्लस यानी कि ये कैटायन है, और क्लोरीन माइनस यानी कि ये एनायन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, जो चीज मैं समझा रहा हूं। अब जो ये चीज है, ये प्लस किसके साथ लगेगा, माइनस किसके साथ लगेगा, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्लाइड लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से वैलेंसी को समझाऊं और चार्ज निकालना सिखाऊं किसी भी एलिमेंट के लिए। वैलेंसी होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैसे बेसिकली आप वैलेंसी जो डिटेल में सीखोगे, यू विल बी गोइंग टू लर्न इन चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी या पावर, एक ही चीज हुई, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहां पर यूज करना है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अगेन मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर नंबर 4 में यूज होगा, इसीलिए मैं आपको इसका बेस बता रहा हूं। बोहर मॉडल ने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में आपको इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पता करना है, तो वहां पर बहुत सारे शेल्स होते हैं। अब शेल्स जो हैं ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम बनाएंगे। दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, दिस इज शेल नंबर 3, दिस इज शेल नंबर 4। अंदर वाला क्या है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है। तो शेल के नाम बोल दिए KLMN। K की जगह n = 1, n = 2L, n = 3, n = 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, शेल के नाम है। ये K शेल है, दिस इज K शेल, दिस इज L शेल, दिस इज M, दिस इज N। ये नाम बोल दिए, एक तरीके से ऑर्बिट हो गए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, बताओ। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, जो यहां पे गवर्निंग लॉ है, रूल है, वो है कि हमारे पास 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इन एन ऑर्बिट या सेल। एक ऑर्बिट या सेल में हम 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम K शेल के बारे में बात करते हैं तो K शेल
कि n की वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो 2n² फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो मैक्सिमम के सेल। अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन KLL सेल में, n की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर यूज करोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आप यूज कर सकते हो L सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M शेल, n की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप कर सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N शेल, n की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 टू 2 इंटू 16 32 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप कर सकते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो KLMN में हम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं वो हम भर सकते हैं K में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। हालांकि बोहर ने ऑक्टेट रूल को भी डिफाइन किया। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल जो आप भर सकते हो वो 8 है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ताकि एटम जो रहे स्टेबल रहे। तो आप 8 ही भर सकोगे। KLMN में 2 इसमें भरोगे, 8 इसमें भरोगे, 8 इसमें भरोगे, 8 इसमें भरोगे। भले यहाँ पे 18 है, आप 8 ही भरोगे ताकि स्टेबल रहे एटम। भले यहाँ पे 32 है, आप 8 ही भरोगे ताकि एटम स्टेबल रहे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ जो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको आयंस और फॉर्मूले बनाने सीखने, ठीक है। ध्यान से समझना जो चीज़ मैं अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, एंड जो ये चीज़ है ये 4th चैप्टर में है बेसिकली, बट 4th चैप्टर और 3rd चैप्टर इंटरलिंक्ड है, तो आपको यहाँ पर ही समझना पड़ेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर के बारे में बात करता हूँ, इस साइड में बात कर रहा हूँ नेम ऑफ एलिमेंट की, इस साइड में उसके सिंबल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K L M N, और यहाँ पर हम उसकी वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी निकालना इज द टास्क। अगर आपने वैलेंसी निकाल दी तो आयन निकल गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर यदि मैं 1 ले लेता हूँ तो 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये अभी मैंने ऊपर बताया, आपको याद रखना है 1 से लेके 20 तक। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो जितने एटॉमिक नंबर हैं उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो मैं आपके 3rd जो चैप्टर है उसके हिसाब से अभी बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे जो चार्ज स्पीसीज है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वो निकालना हम आगे सीखेंगे जब हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में डील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमको वैलेंसी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को ही देखना है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K में आप मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। L में 8 भर सकते हो, M में 8 भर सकते हो, N में 8 भर सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया, सिंपल। जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब ध्यान से समझिएगा जरा कंसेप्ट। ये इसका न्यूक्लियस हुआ, ये इसका मैंने एक शेल बनाया यानी कि K शेल है। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, आपने 1 भर दिया। अब इसको तो 2 चाहिए थे ना, इसको तो 2 चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा। 1 रहेगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, या तो ये 1 दे दे या तो ले ले, या तो ये 1 जो ये इलेक्ट्रॉन है ना इसे लूज कर दे या तो गेन कर ले कहीं से। अब गेन कहाँ से करेगा जब है ही नहीं कुछ, दूसरा शेल है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको भी छोड़ देगा।
ताकि ये 0 बन जाए। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा तो हम टेक्निकली यहाँ पर जो यूज़ करेंगे इसकी वैलेंसी +1 होगी। अगर आप लूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन तो आप प्लस सिंबल यूज करते हो, अगर आप गेन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन तो माइनस सिंबल यूज करते हो। सेकंड एग्जांपल समझते हैं, डेट इज हीलियम। हीलियम क्या है? He। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 फुल भर दिया आपने। तो अगर मैं इसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो के शेल में आपको 2 भरने, कहीं भी भर दो, 2 भर दिए के में। अब भैया ये 2 को तो लूज करे ना करे, अब हमें क्या उससे, तो इसकी वैलेंसी क्या है? 0, क्योंकि स्टेबल तो है ही। 2 चाहिए थे, 2 पूरे हैं, स्टेबल है। थर्ड बात करते हैं, हमारे पास है लिथियम Li। अब 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 आप इधर भर सकते हो, 1 आप इधर भर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ कितने भर सकते थे? 2, 2 भर दिए। अब 1 आप यहाँ लोगे तभी तो 3 होंगे। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, ये न्यूक्लियस हुआ, ये के शेल हुआ, ये एल सेल हुआ। के में 2 भर सकते हो, कहीं भी भर दो 2, और एल में 1 भरना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 8 चाहिए। अब इसके लिए 1 से 8 जाना आसान है या 8 से 1, ये जो 1 है इसको लूज करना आसान? ध्यान से समझो, ये स्टेबल तभी होगा जब या तो यहां पर क्या होगा, ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाएं, तब ये 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। बट ऐसा हम कहां से करेंगे? जब कुछ नेबरिंग एटम होगा तभी तो आएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको लूज कर सकता है। जब ये लूज कर देगा इसको तो सिर्फ के वाला शेल बचा। अब जब के वाला सेल बचा तो वो स्टेबल है क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक को लूज कर सकता है, लूज में प्लस लगता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? +1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। फोर्थ, बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 आप इधर भरोगे, 2 आप इधर भरोगे, तो 4 है। तो देखो 2 आपने यहाँ भर दिए के शेल में, और एल सेल में भी 2 यहाँ भर दिए। तो ये भी क्या कर सकते हैं, दोनों को लूज कर सकते हैं। भाई 8 बनाना है, या तो 8 बनाओ या तो 0 बनाओ। अब 8 बनाना में ज़्यादा एनर्जी लेगा या 0 लूज करने में ज़्यादा एनर्जी लेगा? अब इसको 6 चाहिए ना, कहाँ से लाओगे 6? इससे बढ़िया तो इसको ही लूज कर दो। तो लूज कर दो, इसे छोड़ दो, लूज करो तो +2 इसकी वैलेंसी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतनी वैलेंसी। फिफ्थ, बोरॉन, दैट इज बी। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर भरोगे, 3 इधर भरोगे। अब मैंने 3 इधर और 2 इधर क्यों नहीं भरा? क्योंकि यहाँ पे 2 ही भर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, 2 भर दिए, 3 भर दिए, 1 2 3। 3 को लूज करना आसान है इसलिए +3। सिक्स्थ, डेट इज कार्बन, सी। तो ये 2 4 हो गया। अब ध्यान से देखो, 4 जो है 1 2 3 4, 4 को वो गेन भी कर सकता है, लूज भी कर सकता है, इसलिए हमने 4 ले लिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है? N है। 7 भरने, तो 2 इधर भर दिया, 5 इधर भर दिया, 2 इधर भर दिया, 5 इधर भर दिया, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, यहां पे ट्विस्ट है। इसको टोटल चाहिए 8, 5 ऑलरेडी है। अब 5 से 0 आना ज़्यादा आसान है या 5 से 8 आना आसान है? 5 से 8 आना आसान है, इसमें कम एनर्जी लगेगी। तो इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 1 2 3। और अगर वापस जाएगा 0 में तो 5 चाहिए घटाना है, तो 3 आसान है ना लगाना। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 को ये गेन करेगा। जब गेन करेगा तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? -3। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, डेट इज ऑक्सीजन, डेट इज O। तो ये 2 6 हो गया। तो पहले वाले में तो 2 हैं, फिर इस वाले में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके। अब 6 से
8 ज़्यादा आना आसान है या 6 से 0 ज़्यादा आसान है? 6 से 8 आना आसान है, यानी कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वैलेंसी निकल कैसे रही है। 9 फ्लोरीन, दैट इज F, तो ये कितना होगा? 2 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 बन गया पहला K शेल, और L सेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 से 8 आना आसान है या 7 से 0 आना आसान है? 8 आना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब गेन करना है 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी होगी -1। 10 नियॉन, यहाँ पे 2 भर सकते हो, यहाँ पे 8 भर सकते हो। अब ध्यान से देखो, 2 यहाँ पे लगा दिया आपने, ये देखो 2 लगा दिए और 8 और लगाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि 8 ही चाहिए थे, ना तो लूज करे ना गेन करे, ये तो स्टेबल है ही, तो इसकी वैलेंसी 0 है। ऐसे ही आपको 11th एलिमेंट जो है दैट इज सोडियम, सोडियम का सिंबल Na, तो 2 यहाँ पे 8 भर सकते हो, यहाँ पे 1 हो गया, ये M शेल तक चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 तो आपने K शेल में भर दिए, 8 आपको L शेल में भरना है, कहीं भी भर सकते हो ऐसे, और 1 आपने ये भर दिया। तो अब ध्यान से देखो, 1 से 8 आना आसान है या 1 से 0 आना? 1 से 0 आना, ताकि स्टेबल हो जाए। तो 1 इसको लूज करना है, लूज, तो जब ये लूज करेगा तो लूज के लिए हम प्लस सिंबल यूज करेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? +1 होगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट के रूप में मैंने आपको ये बताया, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, 12th जो एलिमेंट होता है डेट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है Mg होता है, तो 12 भरने हैं हमको, 12, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए, तभी तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब देखो 12 जो आपने भरा, K शेल में 2, L शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और M शेल में 2, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, 2 से 8 आना आसान है या 2 से 0 आना? 2 से 0 आना आसान है, तो इसमें आपको लूज करना है इलेक्ट्रॉन, तो लूज करोगे तो प्लस सिंबल यूज करना है, तो +2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 हो गया। ऐसे 13 देखो, एल्यूमिनियम Al, तो 283, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ 8 भर दिया, और यहाँ 3 भर दिए, 1 2 3। अब आप बताओ, 3 से 0 आना आसान है या 3 से 8 आना आसान है? 3 से 0 आना आसान है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन को घटाना है, हमें हटाना है मतलब, तो जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। 14 देखो, 14th इज व्हाट? सिलिकॉन, Si, 284 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 तो आपने यहाँ भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने यहाँ भर दिए, 4 1 2 3 4 4 आपने यहाँ भर दिए, तो 4 और हटा सकता है ये, तो +4 हो गया। 15th क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 285, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 चाहिए, सॉरी 5 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमको? 5 चाहिए लास्ट सेल में, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5th हो गया। अब आप खुद बताओ, 5 से 0 आना आसान है या 5 से 8 आना? पास कौन सा पड़ रहा है? ये वाला नीचे वाला 5 से 8 आएगा, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब है -3 इसकी वैलेंसी। 16 सल्फर होता है, सल्फर इज S286, तो ध्यान से देखो, जो ये वाला है इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पर एक
ऐड कर रहा हूँ, डेट इज 6। अब आप खुद बताओ 6 से 8 आना आसान है या 6 से 0 आना? 6 से 8 आना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो 2 गेन 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? -2 इसकी वैलेंसी है। ऐसे 17 में आओ, 17 क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन इज Cl, तो 287 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप बताओ 7 से 8 आना आसान है या 7 से 0 आना? 7 से 8 आना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो इसकी वैलेंसी -1। नेक्स्ट इज आर्गन। आर्गन 288 हो गया, तो जो यहाँ पर ये है तो इसमें 8 चाहिए, तो ये तो स्टेबल है, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। पोटेशियम, पोटेशियम K हो गया 288 और ये K शेल का L M और N में भी 1 आएगा। अब ध्यान से देखो, जो ये है, जो ये वाला टर्म बन रहा था, इसके बाहर एक शेल और आएगा ना, N वाला शेल, इसमें एक है। अब ये एक तो लूज कर सकता है, इसलिए +1 इसकी वैलेंसी। लास्ट है कैल्शियम 20, तो इसका 2882 होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा कंसेप्ट को, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 से 0 आना आसान है, 2 से 8 आना? 2 से 0 आना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो +2 इसकी वैलेंसी। आई होप आपको ये वैलेंसी निकालनी आ गई इन सब टर्म्स की। अब इन्हीं वैलेंसी की मदद से अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमने जो चीज़ें हैं उसको लिखना है। ध्यान से देखो, सोडियम है Na+, एक ही प्लस है क्योंकि इसकी वैलेंसी प्लस है। ऊपर ध्यान से देखो, सोडियम कहाँ पे था? सोडियम डेट इज ये +1, तो Na+ लिख दिया। ऐसे यहाँ पे देखो पोटेशियम K+ लिखा है, पोटेशियम K+, तो ये है K+, एक ही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, तो ये H+ है, तो हाइड्रोजन का सिर्फ +1 था। अगर आप मैग्नीशियम देखते हो तो यहाँ पे 2+ है, तो मैग्नीशियम कहाँ है? +2 है। कैल्शियम देखो 2+ है, तो कैल्शियम देखो 2+ है। अच्छा, माइनस वाले भी देख लेते हैं जरा। एल्यूमिनियम का देख लो पहले 3+, एल्यूमिनियम कहाँ पे? ये है 3+, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। माइनस वाले देखो जरा, क्लोरीन देखो जरा, क्लोरीन -1, तो -1। इस तरीके से आप निकालोगे। ऑक्साइड देखो, ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, -2, तो यहाँ पर देखो -2। सल्फाइड यानी कि सल्फर का देखो -2, तो सल्फर का देखो -2। तो अगर तुम्हारे पास प्लस लगा हुआ है तो इन प्लस वाले सिंबल को बोलेंगे कैटायन, और माइनस लगा हुआ है तो इनको बोलेंगे एनायन। हालांकि यहाँ पर है ये एनायंस है। अब इनकी मदद से हम केमिकल फॉर्मूला को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम समझते हैं 1 बाय 1। ये रूल्स तो आप लिख लेना, मैं आपको प्रैक्टिकल जो एनालॉजी है वो समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको लिखना आना चाहिए कि जब आप वो करो, एक फॉर्मूला डेवलप करो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड का, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान से समझना, इसका अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो आपको सबसे पहले सिंबल लिखना है। हाइड्रोजन का सिंबल H, सल्फाइड यानी कि सल्फर यानी कि सिंबल S। फिर उसका चार्ज लिखना है, यानी कि वैलेंसी लिखनी है। तो बेसिकली हाइड्रोजन का कितना था अभी आपने ऊपर निकालना सीखा है, दोनों को एक साथ देख लो। हाइड्रोजन का +1 है और सल्फाइड यानी कि सल्फर का -2 है, तो +1 और -2 लिख दो। +1 इसका है, -2 इसका है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो H2S।
अब यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, H2S1 बोल लो या H2S बोल लो, एक ही बात है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बन गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ध्यान से देखो सिंबल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। सिंबल एक कार्बन दिख रहा है, एक क्लोरीन दिख रहा है। चार्ज देखो, कार्बन पे क्या चार्ज आया था, कार्बन पे अगर आप देखो तो चार्ज +4 आया था, और क्लोरीन में चार्ज जो आया था -1 आया था। तो लिखो यहाँ पे ये +4 है, ये -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो C1Cl4, 1 नहीं लिखते, CCl4। जब इसमें 4 है ना, इसीलिए इसको टेट्राक्लोराइड बोला है। नेक्स्ट जरा फॉर्मूला देखो जरा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो जरा मैग्नीशियम क्लोराइड का, सबसे पहले हमारा टास्क है हमको सिंबल लिखने जो जो हमको दिख रहे हैं। तो हमको मैग्नीशियम दिख रहा है और क्लोराइड क्लोरीन दिख रहा है। अब इसकी चार्ज यानी कि वैलेंसी लिखनी है। मैग्नीशियम की कितनी थी ऊपर, ये आपको याद रखनी है, जब प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगी। मैग्नीशियम की +2 है, क्लोरीन की -1 है, +2 है, क्लोरीन की -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Mg1Cl2 यानी कि MgCl2। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पे क्या क्या सिंबल देखने के लिए मिल रहा है, एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है। चार्ज देखो, कैल्शियम का अभी हमने क्या निकाला है, कैल्शियम का +2, ऑक्साइड का -2, ऑक्सीजन का -2। तो +2 और -2 लिखो, +2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ca2O2। अच्छा, अब जब यहाँ पर हमको ऐसे टर्म मिल जाएं जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 2 को और 2 को हम काट के 1 मतलब डिवाइड कर सकते हैं, तो Ca1O1 होगा तो CaO होगा। इसको रिड्यूस करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हो सके, अगर ना हो तो अलग बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो हमारे पास टास्क है, सबसे पहले सिंबल लिखेंगे फिर चार्ज लिखेंगे। सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम का +3, ऑक्सीजन का -2, Al2O3। क्या रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो Al2O3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो सिंबल देखो आप, सोडियम का Na होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है। अच्छा, जब ये रहते हैं इनका हम निकालना सीखेंगे लेटर। जब ये, फिलहाल आपको ये याद रखना है, इसका -1 होता है, सोडियम का तो +1 आपको पता ही है, अभी हमने निकालना सीखा। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na1NO3 1 होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं NaNO3। पोटेशियम कार्बोनेट का देखते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का, तो हमारे पास टास्क है, सिंबल लिखना है, चार्ज लिखना है। पोटेशियम मतलब K, कार्बोनेट का मतलब CO3। K का +1 होता है, कार्बोनेट का याद रखोगे आप, K का +1 होता है, कार्बोनेट का याद रखोगे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K2CO3 1। तो 1 नहीं लिखते बेसिकली हम, तो K2CO3 इज दी फॉर्मूला फॉर पोटेशियम कार्बोनेट। आपको ये याद रखना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन दिस सिंबल। अब कुछ आप सिंबल यहाँ पर भी देख सकते हो, फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ NaCl, MgO, PbNO3। ठीक है, ये सारे सिंबल आपको आना चाहिए, यूज़ करना। ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी, और ये आप कब सीख पाओगे, जब आपको ये वैलेंसी वाला टर्म समझ में आएगा। और वैलेंसी तब समझ में आएगी जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ढंग से समझ में आएगा कि किस एलिमेंट का कितना होगा, वरना सब आप इसको रोट मेमोरी की तरह रटते रह जाओगे। आ रही बात समझ? ठीक है, मैं इसमें कुछ और सिंबल्स करवाता हूँ। अभी हमने पोटेशियम कार्बोनेट किया,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इनका भैया फॉर्मूला बना के बताओ। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपका टास्क क्या है, आपको सिंबल लिखना है। सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोक्साइड का OH होता है, क्योंकि हाइड्रो H, ऑक्साइड O। चार्ज कितना है, एल्यूमिनियम का +3, OH का -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al1OH3, तो AlOH3 हो गया। अच्छा, जब दो चीज आपस में रहती है, दो कैपिटल लेटर, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। आ रही बात समझ, ठीक है। टिन ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। टिन ऑक्साइड, टिन का सिंबल होता है Sn, और ऑक्साइड ऑक्सीजन, इसका +4, इसका -2, ऐसे करो, Sn2O4 सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, SnO2 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। नीचे आप जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेड नाइट्रेट है, आयरन सल्फाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, Ag सिल्वर आयोडाइड है, जिंक सल्फाइड है, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं आपको ये यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, अभी आपने एटॉमिक मास पढ़ा, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ एन एटम। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, मास ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको यूज करते हैं AMU के टर्म में। किसने बोला ये, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम यहाँ पे रिलेटिव मास को यूज करते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, इसका जो मास होता है 16 होता है, अभी आपने ऊपर देखा है, इसका 1 होता है। बेसिकली कुछ पॉइंट में भी रहता है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 16 बोल रहे हैं, इसको राउंड ऑफ करके 1 बोल रहे हैं। दोनों को ऐड करो तो ये कितना होता है, 17 कुछ होता है, बट जब आप एग्जैक्ट निकालोगे तो दिस विल बिकम 18.0153। अब कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में बोला गया है। क्या है, हमको निकालना है मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। फिलहाल हम मॉलिक्यूलर मास को ही बोल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है। तो ये किससे मिलके बना, ये मिलके बना है दो चीज से। सबसे पहले हमको यहाँ पर पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इट इज 1U। 1U का मतलब है यूनिफाइड मास। ध्यान से देखो, मैं पहले क्लियर कर दूं, AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो पहले यूज होता था। अब सिर्फ U लिखते हैं, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, है एक ही चीज। तो U लिख दिया, U इज द सिंबल। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16U। बट यहां पर दो आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इसलिए ये 2U हुआ। अब मॉलिक्यूलर मास है तो दोनों को ऐड करो, 2U और 16U को ऐड किया, दैट इज 18U, जो कि वो यही आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी करा लेता हूँ, इंसर्ट पेज, ताकि आपको ये चीज़ें और डिटेल तरीके से समझ में आ सके किस तरीके से हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का सिंबल आपने बनाना सीखा, NH3 है। N यहाँ पे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल एटॉमिक मास होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, बट यहाँ पे 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 + 3 यानी कि 17 यूनिफाइड मास इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो HCl होता है, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का जो होता है ध्यान से याद रखना 35.5 होता है, तो ये हो गया आपके पास 36.5U।
अब 35.5 कैसे हुआ? क्लोरीन 17 होता है। मैंने आपको देखो, ये फ्रैक्शनल मास जो है वो निकालना हम आगे सीखेंगे जब हम आइसोटोप आइसोबार सीखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो जो एटॉमिक मास है वो लगभग लगभग डबल होता है एटॉमिक नंबर के। तो क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका डबल 34 हुआ, तो लगभग लगभग 35.5। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में फ्रैक्शनल मास किस तरीके से निकाला जाता है। थर्ड देखो, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, अच्छा मैंने आपको क्या बताया, फॉस्फोरस क्या होता है? टेट्रा, उसकी एटॉमिसिटी 4 होती है तो टेट्रा एटॉमिक होता है। तो फॉस्फोरस 31 पे आता है, तो 4 इंटू 31 यानी कि 124 यू। फोर्थ देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहा है तो हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं रह सकता, दो रहते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 यू। फिफ्थ देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी कि O2। ऑक्सीजन 16 पे होता है, 16 2 जा 32। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। सल्फर 32 पे होता है, ऑक्सीजन 16 पे होता है, बट ऑक्सीजन के यहाँ पे दो एलिमेंट, दो एटम्स हैं, तो 32 + 32 is 64 यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास। ये भी सेम चीज है, बट इसको जो सिंबल है ये जनरली हम यूज करते हैं आयंस के लिए, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये यूज किया जाता है। फॉर्मूला यूनिट मास इज सेम एज मॉलिक्यूलर मास। निकालने का प्रोसेस सेम है, बट इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल HCl था, अभी हमने ऊपर जो डिस्कस किया सेम वही चीज है, 36.5 यू आ रहा था। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूनिट मास देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यूनिट मास देख लेते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास फॉर सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है, ध्यान से देखो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का ही, इसका +1 वैलेंसी, इसकी -1 वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो NaCl बनता है। Na जो है 23 होता है, क्लोरीन का भी ऊपर बताया, तो इन दोनों को ऐड करो 58.5 यूनिफाइड मास निकलता है। दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास, जो कि हम आयंस के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखो, नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट जो है इट इज गिवन बाय विल्हेम ओस्टवाल्ड। इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड द टर्म मोल। जो मोल टर्म है इन्होंने बताया। अब इसका मतलब होता क्या? इसका मतलब होता है हीप, यानी कि हम इसको यूज कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट अ लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम्स, एटम्स के बल्क को। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, बनाना है, बनाना को अगर आप 12 बनानाज ले लो तो उसे हम 1 डजन बोलते हैं, 1 दर्जन बोलते हैं, सिंपल। ऐसे ही यहां पर इन्होंने क्या बोला, अगर आप एटम्स है, अगर आप 6.022 10⁻23 एटम्स ले लो, इसे इन्होंने 1 मोल बोला। यानी कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं? बहुत ज्यादा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आ रहे हैं। और ये फिक्स रहेगा हर उसमें। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is same and fixed, which is equal to 6.022 into 10⁻23.
और जो ये नंबर है ये कांस्टेंट रहता है, दिस इज कांस्टेंट, हमेशा सेम रहेगा सबके लिए, कोई भी एलिमेंट उठा के देख लो। और इसका नाम बोला गया है एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम n के सबस्क्रिप्ट में a लिख लेते हैं, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जिस तरीके से अगर आप 12 बनानास लेते हो तो उसको हम 1 दर्जन काउंट करते हैं, 1 डजन, तो उसी तरीके से 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं और इस नंबर को हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, अगर हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, और पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। सिंपल। अब 1 मोल जब भी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने बात करी 1 मोल ऑफ कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का वजन कितना होगा, 12 ग्राम। यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन का जो मास होगा डेट इज 12 ग्राम। अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा 2 रहता है डायटोमिक स्टेट में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा, 2 इंटू 16 यानी कि 32। तो यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे उनका जो मास होगा डेट इज 32 ग्राम। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर सिंपलेस्ट टर्म की, दैट इज व्हाट, मोलर मास। मोलर मास होता क्या है, देखो जो हमने अभी ऊपर मॉलिक्यूलर मास बताया सेम वही है मोलर मास जो हमने ऊपर निकाला, बट इसको हम जी से सिंबल से यूज करते हैं, ठीक है। सेम न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, सेम अप्रोच रहेगा, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, बट चेंज द यूनिट्स फ्रॉम यू, यूनिफाइड मास था, इससे हम ग्राम में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम यहां पर रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में नापते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हम बोल सकते हैं, सिंपल। अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर मास हमने पहले डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर यानी कि H2O, तो कितना आया था, 18U। इसका मतलब हुआ क्या, 18U इज इक्वल टू, 18U जो वाटर है इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को अगर हम देखो, ये U से मैंने G में कन्वर्ट किया, 18 ग्राम वाटर अगर हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल से मोल में कन्वर्ट हो गया, और 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सिंपल। अच्छा, अब हम यहां पर देखते हैं कि नंबर ऑफ जो मोल्स है वो कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं डायरेक्टली। भाई देखो, 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स यदि आपको निकालना है तो आपको उसका गिवन मास होना चाहिए और डिवाइडेड बाय मोलर मास। अभी आगे देखेंगे किस तरीके से हमको अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं यहां पर 48 ग्राम ऑफ, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसका निकालना है आपने, दिस इज द पर्टिकुलर क्वेश्चन, मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अभी फॉर्मूला बताया ऊपर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है 48 और मोलर मास, ऑक्सीजन हमेशा O2 फॉर्म में रहता है,
मोलर मास अगर हम ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं O2, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 32 डिवाइड करो 16 3 जा 16 2 जा तो 1.5 मोल। सिंपल। अगर मैंने यहां पर आपको बोला क्वेश्चन, मैं दूसरा ले लेता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो क्या फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 18 ग्राम, और वाटर का कितना होता है मोलर मास, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ये भी 18 ही होता है। तो 18 डिवाइडेड बाई 18 करो तो कितना होगा 18 डिवाइडेड बाई 18 1 होगा, तो 1 मोल। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है 22, कार्बन डाइऑक्साइड का वो निकालना है मोलर मास। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट 2 एलिमेंट है, 16 प्लस 32 कितना हुआ 44 हुआ, तो ये 44 से डिवाइड करो 1/2 यानी कि 0.5 मोल। अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 51 ग्राम ऑफ NH3 गैस, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 51 ग्राम, और NH3 है, N 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, बट 3 एलिमेंट है, तो 14 प्लस 3 यानी कि 17 हो गए, तो 17 से डिवाइड करोगे तो 3 मोल इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा फॉर्मूला ये है, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ जो मोल्स आपको निकालना है, एक तो आपने गिवन मास मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, एक है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। इससे भी आप निकाल सकते हो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब पार्टिकल्स में क्या क्या आता है बताओ, पार्टिकल्स में एटम्स आ सकता है, मॉलिक्यूल्स आ सकता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर S8 होता है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे बताओ। तो आपको यहां पर ध्यान से समझना पड़ेगा कंसेप्ट, जो चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं। अभी मैंने आपको ऊपर क्या फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स नहीं भी दे रखा, तो वही चीज हमको शायद इस क्वेश्चन में निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, लेफ्ट साइड में देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हमें निकालना है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना दे रखा है हमको 16 दे रखा है, मोलर मास कितना है, सल्फर S8 है, तो मोलर मास सल्फर का निकालना है S8, तो 8 मल्टीप्लाई सल्फर 32 पे होता है, तो 256 ग्राम हो गया। तो 16 बाई 256 इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हमें निकालना है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.022 10⁻²3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स आएगा वो कैसे निकलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाई 256। 16 जा 256 होता है,
हमारे पास बचा 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस वैल्यू, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर के, मिस एसिड। आई होप आपको ये निकालना आ गया होगा। दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट अप्रोच, बहुत ईजीएस्ट अप्रोच है जिसके माध्यम से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये बोला फाइंड द मास ऑफ, पहला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, सेकंड है 8 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, थर्ड है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फोर्थ है 2 मोल्स ऑफ वाटर एटम्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो किस तरीके से अप्रोच करोगे? फाइंड द मास। तो अभी आपको ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स जो होगा इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब की बार हमें इस क्वेश्चन में ये मास निकालना है, तो हम बोल सकते हैं मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। दो फॉर्मूले से आपके सब आंसर निकलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला वाला अप्रोच देखो, आपको मास निकालना है, कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ जो यहाँ पर मोल्स दे रखा है वो 1 दे रखा है, और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। तो मोलर मास आप ग्राम में लिखते हो तो आंसर। सेकंड वाला देखो क्या है, 8 मोल्स, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 8, क्या है? एल्यूमिनियम एटम्स। तो एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 ग्राम होता है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 27 इज 216 ग्राम। थर्ड देखो, मास इज इक्वल टू 0.2 मोल दे रखा है, 0.2 ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन हमेशा 2 में रहेंगे, तो 2 इंटू 16 यानी कि 32, तो 32। अब इसको सॉल्व करो तुम, 0.2 सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन एटम दे रखा है, मॉलिक्यूल दिया होता तब हम 32 लिखते। देखो ऑक्सीजन एटम्स है, तो ऑक्सीजन एटम जो होगा, ऑक्सीजन तो एटम ओ रह सकता है, तो ये 16 है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.2 ग्राम। बट अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोल दूँ, मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। ओके, 0.2, दिस इज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स का तो हमने निकाल दिया, ये एटम्स का हो गया। अब हम मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे, मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। तो कैसे निकालेंगे? 0.2, ऑक्सीजन हमेशा 2 स्टेट में रहता है, O2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 दैट इज 32, तो 32 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना होगा बताओ? 32 मल्टीप्लाई बाय 0.2, वेरी इजी, बताओ 6.4 होगा, जस्ट इसका डबल 6.4 ग्राम। तो ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का है। फोर्थ जो क्वेश्चन है दैट इज 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मास इज इक्वल टू मोल, मोल कितना दे रखा है? 2 मोल, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 ग्राम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी किस तरीके से हमें इस चैप्टर को अप्रोच करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर।